दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके 5 सदस्य रातों रात अचानक से कहां गायब हो गए, किसी को पता तक नहीं चला। और हद तो तब हो गई जब इस केस की छानबीन करने आए पुलिस वाले भी परिवार को सिर्फ दिलासा देने का काम कर रहे थे। लेकिन जब ये केस सॉल्व हुआ तब गांव वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी चौंक गए। तो अब आखिर उस परिवार के गायब हुए 5 सदस्यों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे सभी गांव वालों के दिल दहल गए थे, वो सब कुछ जानेंगे आज की इस कहानी में। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के देवास जिले की। देवास जिले में एक गांव है नेमावर, जहां मोहनलाल कासदे और उसका परिवार रहता था। मोहनलाल कासदे के परिवार में मोहनलाल को लेकर टोटल 7 सदस्य थे, जिनमें से उनकी पत्नी ममता बाई उम्र करीब 45 साल, सबसे बड़ी बेटी भारती उम्र 22 साल, उनकी मझली बेटी रूपाली उम्र 21 साल, उनकी छोटी बेटी दिव्या उम्र करीब 14 साल और इसके साथ ही मोहनलाल के एक रिश्तेदार के 2 बच्चे पूजा और पवन भी उनके साथ रहते थे। 13 मई 2021 की सुबह मोहनलाल कासदे और उनकी बड़ी बेटी भारती को छोड़कर बाकी परिवार के पूरे 5 सदस्य अचानक से गायब हो जाते हैं। सारा दिन बीत जाता है, रात भी बीत जाती है, लेकिन उन सभी का कोई पता नहीं चलता। मोहनलाल इस बात की चर्चा पूरे गांव में करते हैं, लेकिन गांव में भी परिवार के गायब हुए 5 सदस्यों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। समय बीतने के साथ साथ सभी की चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। पूरे गांव, रिश्तेदारों और दोस्तों में पूछ लेने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। सब यही सोचते हैं कि आखिर अचानक से परिवार के 5 सदस्य कहां चले गए। तमाम कोशिशों के बाद भी मोहनलाल को सिर्फ निराशा हाथ लगती है। अगले दिन 14 मई को परिवार के बचे हुए सदस्य पुलिस थाने जाकर गुमशुदगी की एक FIR दर्ज कराते हैं। इसके बाद जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तब पुलिस को भी यही लगता है कि परिवार के 5 सदस्य कहीं चले गए हैं और कुछ दिनों के बाद वापस लौट आएंगे, क्योंकि एक तो मोहनलाल की गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और दूसरी ओर परिवार की सबसे बड़ी बेटी भारती को लगातार अपनी बहन रूपाली के फोन से मैसेजेस भी आ रहे थे। उन मैसेजेस में ये लिखा होता था कि हम सब ठीक हैं, तुम चिंता मत करना और कुछ दिन में हम लोग वापस आ जाएंगे। अब इन्हीं मैसेजेस के चक्कर में पुलिस इस केस को बहुत हल्के में ले लेती है और अपनी छानबीन को रोककर मोहनलाल और उनकी बड़ी बेटी भारती को ये दिलासा देने लगती है कि वो लोग कहीं गए होंगे किसी काम से और कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। पर क्या सचमुच ये मैसेज लापता लड़की रूपाली ही कर रही थी या उसके नाम से कोई और? ये पता लगाने की कोशिश पुलिस उस समय कतई नहीं करती है, जिसकी वजह से इस केस की असली कहानी से पर्दा उठने में करीब 47 दिन का समय लग जाता है। खैर, परिवार के लोग परेशान होकर हफ्ते 2 हफ्ते तक पुलिस के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हाथ नहीं लगती है। जब करीब 1 महीने तक भी किसी का पता नहीं चल पाता है तब गांव के लोगों में आक्रोश उठने लगता है। गांव के लोग और रिश्तेदार मिलकर आवाज उठाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। धीरे धीरे ये मुद्दा गांव का एक अहम मुद्दा बन जाता है और अब इस केस में पॉलिटिकल पार्टियां भी इन्वॉल्व होने लगती हैं। पॉलिटिकल दबाव में ये मामला बहुत गंभीर बन जाता है, जिसकी वजह से सभी बड़े बड़े आला अफसर भी इस केस में पुलिस पर दबाव डालने पर मजबूर हो जाते हैं और तब जाकर पुलिस वाले इस केस की छानबीन सीरियसली करना शुरू करते हैं। पुलिस परिवार के सभी गुमशुदा लोगों के पोस्टर छपवाती है और जगह जगह पर लगवा देती है। साथ ही पुलिस लापता रूपाली का मोबाइल नंबर भी ट्रैक करती है, जिससे पुलिस को ये पता चलता है कि उस मोबाइल की आखिरी लोकेशन गांव के ही पास में है और बार बार उसकी लोकेशन बदल रही है। इसके बाद पुलिस को फिर अपना पक्ष रखने का मौका मिल जाता है कि मोबाइल की लोकेशन के हिसाब से वे सभी लापता लोग यहीं कहीं हैं और जिंदा हैं। कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन अभी भी उन 5 लोगों का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता है, जिससे गांव वालों का गुस्सा पुलिस पर और ज्यादा बढ़ने लगता है। देवास पुलिस की लगातार नाकामयाबी के चलते ये केस उज्जैन की पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। उज्जैन और देवास दोनों की पुलिस मिलकर गांव के लोगों से फिर पूछताछ करती है और तब उन्हें इस केस में पहली बार एक नया नाम सुनने को मिलता है। दरअसल पुलिस को खबर मिलती है कि मोहनलाल की लापता बेटी रूपाली कासदे का गांव के ही किसी लड़के सुरेंद्र सिंह राजपूत के साथ अफेयर चल रहा था।
दोनों अक्सर गांव वालों से छुप छुपाकर मिलते भी थे। कुल मिलाकर गांव वालों को सुरेंद्र सिंह और रूपाली के प्रेम प्रसंग के चलते सुरेंद्र पर शक जा रहा था। पुलिस ये सब बातें सुनने के बाद तुरंत सुरेंद्र और उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन सुरेंद्र इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। जब पुलिस सुरेंद्र और उसके दोस्तों की 13 मई और उसके बाद की मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करती है तो उन्हें उसी गांव की लोकेशन मिलती है। घटना के बाद से वो सभी गांव में ही घूम रहे थे। उनमें से कोई भी गांव के बाहर नहीं गया था, जिससे पुलिस को ये लगता है कि सुरेंद्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 13 मई के बाद सुरेंद्र गांव में ही था, तो वो 5 लोगों को गायब करने जैसी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है। सुरेंद्र से पूछताछ के बाद पुलिस फिर वहीं पर आकर अटक जाती है कि आखिर लापता लोग गए तो गए कहाँ। खैर, इसी बीच पुलिस को एक अनजान व्यक्ति का कॉल आता है। वो व्यक्ति कहता है कि अगर गायब हुए 5 सदस्यों का जल्द से जल्द पता लगाना है तो तुम्हें सुरेंद्र से ही पूछताछ करनी पड़ेगी और वही बता सकता है कि गायब लोग कहाँ हैं। पुलिस परेशान थी, लेकिन अब कुछ न कुछ एक्शन लेना भी जरूरी हो गया था। इसलिए वो तुरंत सुरेंद्र, उसके भाई वीरेंद्र और उसके दोस्तों को वापस से उठाते हैं और उन सभी से 3rd डिग्री लेवल की पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र तो इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन सुरेंद्र के दोस्त कुछ ही देर के बाद अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं और सब कुछ उगलने लग जाते हैं। घटना से करीब 47 दिनों के बाद अब जाकर पुलिस को सारी सच्चाई का पता चलता है। सुरेंद्र के दोस्तों के बताए पते के हिसाब से पुलिस जेसीबी मशीन लेकर गांव के ही पास के एक खेत में पहुंचती है। इस बीच पूरे गांव में खबर फैल जाती है और पूरे गांव के लोग उस खेत में जमा हो जाते हैं। बताई हुई जगह पर जब करीब 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है तो वहां मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। किसी ने भी इस घटना के ऐसे अंतिम अंजाम के बारे में सोचा नहीं था। दोस्तों, उस गड्ढे में से 5 लाशें निकलती हैं। करीब 47 दिनों का लंबा वक्त हो जाने से उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। जैसे तैसे उन 5 लाशों को बाहर निकाला जाता है और फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। वहां पर इनकी जांच की जाती है और डीएनए टेस्ट में पता चलता है कि वो 5 लाशें मोहनलाल के परिवार से गायब हुए 5 सदस्य ममता बाई, रूपाली, दिव्या, पूजा और पवन की हैं। 47 दिनों के लंबे समय के बाद परिवार के सदस्यों का तो पता चलता है, लेकिन उनकी लाशों के रूप में। कुछ ही देर में ये घटना पूरे देश को चौंका कर रख देती है कि आखिर ये कैसे हुआ। कैसे एक गरीब परिवार जिसका किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, आखिर क्यों उन्हें मारकर दफना दिया गया? क्यों नाबालिग दिव्या, पूजा और पवन जैसे बेकसूर बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया गया? ये सवाल सभी के जहन में अभी भी घूम रहा था। पुलिस के पास पूरी सच्चाई जानने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति था और वो था सुरेंद्र राजपूत। पुलिस ने सुरेंद्र से सवाल किए। चूंकि सुरेंद्र की पोल तो खुल चुकी थी, इसलिए उसने सब कुछ उगल दिया। सुरेंद्र बताता है कि इस कहानी की शुरुआत मोहनलाल की दूसरी बेटी रूपाली से स्टार्ट होती है। दरअसल रूपाली और सुरेंद्र एक दूसरे से प्यार करते थे। उन दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया था, लेकिन इसी बीच सुरेंद्र की शादी उसके घर वाले कहीं और तय कर देते हैं। रूपाली को जब इस बात का पता चलता है तब वो सुरेंद्र से नाराज हो जाती है। इसके बाद वो सुरेंद्र पर शादी तोड़ने का दबाव बनाने लगती है, पर सुरेंद्र ऐसा करने से मना कर देता है। इसी बात को लेकर उनकी अक्सर फोन पर लड़ाइयाँ भी होती रहती थी। कुछ दिन बाद 10 मई को सुरेंद्र का जन्मदिन आता है। उस दिन सुरेंद्र और उसके दोस्त मिलकर जन्मदिन की पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में रूपाली को भी बुलाया जाता है। सब शाम को खेत में पार्टी करते हैं, लेकिन इसी बीच फिर से रूपाली और सुरेंद्र के बीच शादी को लेकर कुछ बहस हो जाती है और वहीं पर इनका झगड़ा शुरू हो जाता है। जैसे तैसे समझाकर सुरेंद्र के दोस्त रूपाली को वापस घर भेज देते हैं, लेकिन अब बात इतनी बढ़ चुकी थी कि सुरेंद्र अब इस मामले को पूरी तरह से खत्म कर देने की सोचने लगता है। इसके 2 दिन बाद यानी कि 12 मई की रात में सुरेंद्र रूपाली को मिलने के लिए गांव के ही खेत में बुलाता है। रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए रूपाली अपने साथ अपने भाई पवन को भी साथ में ले जाती है। सुरेंद्र भी अपने भाई वीरेंद्र और कुछ दोस्तों के साथ वहां पर आता है। पवन को सुरेंद्र का भाई वीरेंद्र अपने साथ लेकर दूसरे खेत में चला जाता है और उनके जाते ही सुरेंद्र रूपाली का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। थोड़ी देर बाद सुरेंद्र पवन को बुलाकर उससे कहता है कि तुम्हारी बहन अचानक से बेहोश हो गई है, तुम जल्दी से अपने घर वालों को बुलाकर ले आओ।
इसके बाद पवन घर जाता है और रूपाली की माँ को सारी बात बताता है और फिर रूपाली की माँ बिना अपने पति मोहनलाल को बताए अपने बच्चों के साथ घटना स्थल पर पहुंच जाती है, जहां सुरेंद्र और उनके साथी इन सबको जान से मारने के लिए तैयार थे। इसके बाद वो लोग रूपाली की माँ, उसकी छोटी बहन और उसके रिश्तेदार के बच्चे पूजा और पवन को मार के उसी खेत में एक साथ सबको दफना देते हैं। उनका प्लान था कि पूरे परिवार को रात के अंधेरे में मारकर यहीं खेत में गाड़ देंगे, ताकि गांव वालों को लगे कि शायद पूरा परिवार रातों रात कहीं चला गया। लेकिन उनका प्लान तब बिगड़ गया जब रूपाली के पिता मोहनलाल और उसकी बड़ी बहन भारती बच गए। इसलिए फिर सुरेंद्र उन लोगों को गुमराह करने के लिए रूपाली के फोन से उन्हें बार बार मैसेज करता रहता था, ताकि उन लोगों को लगे कि उनका परिवार अभी भी जिंदा है और उनसे नाराज होकर कहीं चला गया है। इसके बाद पुलिस सुरेंद्र और उसके भाई वीरेंद्र सहित कुल 9 लोगों को इस केस में गिरफ्तार करती है। ये सभी इस वक्त जेल में बंद हैं और इनका केस कोर्ट में चल रहा है। अब देखना होगा कि इनको कोर्ट क्या सजा सुनाती है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने भाई बहन के बेदाग रिश्ते को भी दागदार बना दिया। जहां एक तरफ भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, तो वहीं बहन उसकी मौत की साजिश बुनने में व्यस्त थी। उसने अपने भाई को मारने के लिए कोई ऐसा वैसा प्लान नहीं बनाया, बल्कि एक पूरी फिल्म की कहानी के तर्ज पर अपने भाई के कत्ल की प्लानिंग की। दोस्तों, अब वो फिल्मी कहानी क्या थी और आखिर क्यों एक लड़की अपने ही सगे भाई के खून की प्यासी बन बैठी, ये सब हम आपको आगे की कहानी में डिटेल में बताएंगे। पर उससे पहले अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की है। यहाँ 5 दिसंबर को गंगरार कस्बे के हनुमान मंदिर के पीछे वाले कुएं में एक लड़के की लाश मिलती है। उस लाश का सिर नहीं था, सिर्फ धड़ मिला था। ऐसे में उस लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। कुएं में लाश मिलने की खबर से आसपास के लोग उस कुएं के पास इकट्ठा होने लगते हैं। मरे हुए शख्स के हाथ पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोई पढ़ नहीं पा रहा था। जब ये लाश मिली तब अंधेरा हो चुका था। पुलिस ने टॉर्च जलाकर उसे पढ़ने की कोशिश की। पुलिस को लगा कि हाथ पर कमलेश रायका लिखा हुआ है, लेकिन वहां मौजूद एक शख्स ने पुलिस की बात काट दी। उसने कहा कि कमलेश नहीं बल्कि महेंद्र रायका लिखा हुआ है। पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उस टैटू पे जो नाम लिखा हुआ था उसे पढ़ना बेहद मुश्किल था। असल में दोस्तों, एक तो शाम का समय हो चुका था, जिस वजह से वहाँ पे रोशनी बहुत कम थी और ऊपर से लाश भी थोड़ी सड़ चुकी थी। तो जिस हाथ पे टैटू था, वहाँ की स्किन सड़ने की वजह से उस टैटू पर क्या लिखा हुआ था उसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो शख्स काफी कॉन्फिडेंट था उस नाम को लेकर। पर पुलिस किसी भी नाम को लेकर श्योर नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उस लाश को लावारिस लाश की सूची में डाल दिया और फिर अपने सभी पुलिस थानों से लावारिस व्यक्तियों की FIR रिपोर्ट मंगाई। FIR रिपोर्ट चेक करने के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की निगाह एक नाम पे जा टिकी। वो नाम था महेंद्र रायका। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले ही महेंद्र रायका के घर वालों ने उसके लापता होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। अब ये नाम पढ़कर पुलिस ऑफिसर को उस लड़के की याद आई जिसने लाश पे बने टैटू पर ये नाम पढ़ा था। पर यहाँ अभी पुलिस ऑफिसर के सामने एक और मुसीबत थी, और वो ये थी कि लाश का सिर अभी तक नहीं मिला था। अगले दिन पुलिस फिर से उस कुएं के पास सर्च ऑपरेशन शुरू करती है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान उस कुएं से पुलिस वालों को उस लाश का सिर भी मिल जाता है। अब इस सिर को देखकर ये तो पक्का हो चुका था कि मरने वाले का नाम सच में महेंद्र रायका ही है। इसके बाद पुलिस वाले महेंद्र रायका के घर वालों को इसकी सूचना देते हैं और फिर घर वालों से पूछताछ करते हैं कि क्या उन्हें किसी पे शक है जो महेंद्र रायका को मारना चाहता हो। परिवार वालों ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था। वो तो अपनी बहन तनु की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था और आखिरी बार 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात भी की थी। और तनु बता रही थी कि महेंद्र रतलाम गया हुआ है किसी काम से और उस दिन के बाद से फिर कभी उससे बात नहीं हुई। इसके बाद पुलिस महेंद्र की बहन तनु से भी पूछताछ करती है, तो वो भी पुलिस को यही बात बताती है जो उसके घर वालों ने पुलिस वालों को बताया था। इसी बीच पुलिस वालों को महेंद्र रायका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, जिसमें ये बताया जाता है कि लाश कम से कम 20 से 25 दिन पुरानी है और उसका गला दबाकर उसे मारा गया है। फिर उसको मारने के बाद उसका सिर काटा गया।
अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात तो तय हो चुकी थी कि महेंद्र रायका को 16 नवंबर को ही मारा गया होगा, क्योंकि उसके पहले तो वो अपने घर में ही था और घर वालों के हिसाब से वो 16 नवंबर से गायब है। और बहन की माने तो 21 नवंबर को उसने अपने भाई से बात की थी और उस समय उसका भाई रतलाम में था। पुलिस वालों ने इसके बाद महेंद्र रायका के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई। कॉल डिटेल से महेंद्र रायका की बहन तनु की बात मैच कर रही थी, क्योंकि कॉल डिटेल के मुताबिक 21 नवंबर को महेंद्र रायका का लोकेशन रतलाम दिखा रहा था और उस दिन महेंद्र रायका के फोन से तनु के फोन पर एक कॉल भी की गई थी। अब पुलिस इस पहेली में फंस चुकी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माने या फिर कॉल डिटेल को, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही माना जाए तो उसकी मौत 16 से 18 नवंबर के बीच हुई थी और परिवार वालों के मुताबिक 16 नवंबर से न ही वो घर आया और न ही किसी से मिला। और वहीं दूसरी तरफ कॉल डिटेल की रिपोर्ट में ये शो हो रहा था कि 21 नवंबर को महेंद्र रायका ने अपनी बहन तनु से फोन पे बात की है और ये बात तनु की बात से मैच कर रही थी। तो अब प्रॉब्लम ये थी कि अगर महेंद्र रायका 16 नवंबर को ही मर चुका था तो फिर 21 नवंबर को उसने अपनी बहन तनु से बात कैसे की, और तो और उसका फोन रतलाम कैसे पहुंचा। अब इन्हीं सब सवालों के जवाब की तलाश में पुलिस एक बार फिर से महेंद्र रायका के परिवार वालों और उनके पड़ोसियों से पूछताछ करती है। इसी पूछताछ में पुलिस वालों को पता चलता है कि महेंद्र रायका की बहन तनु का महेंद्र रायका के बचपन के दोस्त महावीर से लव अफेयर चल रहा था और जब ये बात महेंद्र रायका को पता चली तो उसने महावीर का अपने घर में आना जाना बंद कर दिया था और महावीर से अपनी बहन को दूर रखने के लिए उसने अपनी बहन की शादी दूसरी जगह पर तय कर दी थी। ये सब कुछ जानने के बाद पुलिस का शक तनु के बॉयफ्रेंड महावीर पे होने लगता है और फिर इसके बाद पुलिस महावीर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है। जब महावीर पुलिस स्टेशन आता है तब पुलिस ऑफिसर महावीर को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ये वही लड़का होता है जिसने रात के अंधेरे में भी लाश के हाथ पर लिखे उस नाम को पढ़ लिया था, जिसे कोई पुलिस वाला आसानी से नहीं पढ़ पा रहा था। अब महावीर को देखने के बाद पुलिस का शक उस पर और ज्यादा बढ़ जाता है और फिर जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो महावीर टूट जाता है और सारी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। महावीर पुलिस को बताता है कि वो और महेंद्र रायका दोनों बचपन से ही दोस्त थे और इसी वजह से वो हमेशा महेंद्र रायका के घर उससे मिलने आता रहता था। घर में महेंद्र रायका के अलावा उसकी 2 बहनें भी थी, जिसमें से बड़ी बहन तनु थी। तनु से महावीर अक्सर हंसी मजाक किया करता था और यही हंसी मजाक धीरे धीरे प्यार में बदल गया। तनु और महावीर नहीं चाहते थे कि इसका पता महेंद्र रायका को चले, इसलिए महावीर ने महेंद्र रायका की छोटी बहन से राखी बंधवाई और उसे अपनी मुंह बोली बहन मानने लगा। लेकिन धीरे धीरे इनके प्यार की खबर पूरे गांव में फैल गई और कुछ महीने पहले ही तनु के भाई महेंद्र को भी इनके प्यार के बारे में पता चल गया, जिसके बाद महेंद्र अब जल्द से जल्द अपनी बहन तनु की शादी कर देना चाहता था। उसकी सगाई जल्द से जल्द करने के लिए उसके भाई ने एक लड़के से उसका रिश्ता भी तय कर दिया था। तनु इस शादी से बार बार मना कर रही थी, लेकिन उसका भाई महेंद्र जिद पर अड़ा हुआ था। तनु को अब लगने लगा था कि जब तक उसका भाई जिंदा है तब तक उसकी और महावीर की शादी नहीं हो सकती। इसलिए तनु ने मन ही मन ये प्लान बना लिया कि कैसे भी करके अपने भाई को अपने प्यार के रास्ते से हटाना है। इसी सिलसिले में एक दिन तनु बातों ही बातों में महावीर से कहती है कि मेरे भाई को जान से मार दो, नहीं तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। पहले तो तनु की ये बातें सुनकर महावीर डर जाता है और उसके भाई का कत्ल करने से मना कर देता है, जिससे तनु महावीर से नाराज हो जाती है और फिर तनु को मनाने के लिए महावीर उसके भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर तनु और महावीर मिलकर महेंद्र रायका को मारने की साजिश रचते हैं। इस साजिश के तहत 16 नवंबर को तनु और उसकी बहन को अपने एक रिलेटिव के घर से अपने घर आना था। तनु ने अपने भाई से कहा था कि वो उन्हें लेने आ जाए। इसके बाद उसने इस जगह के बारे में अपने प्रेमी महावीर को भी बता दिया। फिर उसी रास्ते में एक कॉमन दोस्त के जरिए महावीर ने महेंद्र रायका से मुलाकात की और फिर उसे गांजा पिलाने के बहाने से अपने साथ ले गया। महावीर ने गांजे में पहले से कुछ नशीली दवाएं मिलाई थी, जिसे पीने के बाद महेंद्र बेहोश हो गया। इसके बाद महावीर ने अपने ही बचपन के दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी। मर्डर के बाद लाश कहाँ फेंके और ऐसा क्या करें कि पुलिस को कोई सुराग ना मिले, उसके लिए महावीर ने पहले से ही दृश्यम मूवी देख रखी थी।
क्योंकि उसे पता था कि फिल्म में हीरो के परिवार के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला था, इसलिए उसने फिल्म के तरीके से महेंद्र की लाश के 2 टुकड़े कर गांव से दूर एक कुएं में फेंक दिया। लाश फेंकने के बाद 5 दिनों तक महावीर अपने घर पर नॉर्मल तरीके से रह रहा था। इसके बाद 21 नवंबर को महेंद्र का मोबाइल फोन लेकर महावीर चित्तौड़ से रतलाम पहुंचा, यानी करीब 200 किलोमीटर दूर पहुंचा, और फिर महेंद्र के फोन से ही तनु को फोन किया ताकि पुलिस अगर महेंद्र के फोन की आखिरी लोकेशन की जांच करे तो वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर रतलाम में मिले। इस दौरान महावीर ने अपना फोन घर पर ही छोड़ रखा था। उसे ये लगा था कि ऐसे पुलिस महेंद्र की तलाश में भटकती रहेगी और रतलाम से पुलिस को कोई सुराग भी नहीं मिलेगा। लेकिन महेंद्र का कातिल महावीर आखिरकार पकड़ा ही गया। महावीर के कबूलनामे के बाद पुलिस की ये पहेली भी सुलझ गई कि आखिर जिस शख्स की 16 नवंबर को ही हत्या हो गई हो, उसने 21 नवंबर यानी 5 दिनों बाद कैसे 200 किलोमीटर तक का सफर तय किया और मरने के बाद भी उसने कैसे तनु को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने महावीर और उसकी प्रेमिका तनु के साथ साथ महावीर के एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। अब कोर्ट से उन्हें क्या सजा मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तो इस केस की सुनवाई शुरू होगी। खैर, इस केस को लेकर आप सभी के क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका हर एक लाइक इस वीडियो पे की गई हमारी मेहनत को सफल बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।